हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन। सैडल पीक का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शंस देख लेते हैं, नागालैंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या फिर अंडमान आइलैंड्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रामनाथ कोविंद। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की स्थापना की है। इसमें जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं रामनाथ कोविंद, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं इस कमेटी के। टोटल 8 मेंबर हैं इसमें। इनके अलावा जो 7 अदर मेंबर्स हैं, इनके नाम हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, पर इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कि ये इस समिति में शामिल नहीं होंगे। तो अब केवल 7 मेंबर्स इसमें बचे हैं। बाकी के मेंबर्स देखें, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे एंड संजय कोठारी। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें स्पेशल इनवाइटी नियुक्त किया गया है। साथ ही लीगल अफेयर सेक्रेटरी नितेन चंद्र, ये इस कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। आपको बता दें, जो 8 मेंबर पैनल है ये इस बात को एग्जामिन करेगा कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। और साथ ही ये भी एग्जामिन किया जाएगा, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं तो क्या स्टेट्स द्वारा उसका रेटिफिकेशन करवाना आवश्यक होगा या नहीं। आपको जानना चाहिए, असेंबली पोल्स इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले हैं। वहीं अगले साल मई जून के महीने में लोकसभा इलेक्शंस भी होंगे। बेसिकली जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सभी स्टेट और लोकसभा इलेक्शंस साइमल्टेनियसली हों, यानी कि एक साथ हों। इसका मतलब जो वोटर है वो लोकसभा के लिए भी वोट करेगा और स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी वोट करेगा ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम। हो सकता है फेस्ड मैनर में हो। आपको बता दें, जो पहला जनरल इलेक्शंस था हमारा फ्री इंडिया का लोकसभा के लिए, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के साथ साइमल्टेनियसली हुआ था। और अंतिम बार जब लोकसभा और स्टेट्स असेंबलीज़ के इलेक्शंस एक साथ हुए वो 1967 का टाइम था, उसके बाद से नहीं हुए। आपको बता दें, मौजूदा समय में जो असेंबली इलेक्शंस हैं आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के, ये लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही होते हैं। N. Valarmati, who passed away recently, is known for her contributions in which field? N. Valarmati, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, साइंस। आपको जानना चाहिए, N. Valarmati 64 की एज में इनका निधन हो गया। ये एक इंडियन साइंटिस्ट रही हैं। और आप सभी जानते हैं, इसरो जब भी कोई सैटेलाइट अपना रिलीज़ करता है, लॉन्च करता है, तो एक काउंटडाउन चलता है, उसमें एक वॉइस आपको सुनाई देती है
तो वो वॉइस इनकी एन वलरमाती की होती थी। ज़्यादातर लॉन्चेस में चंद्रयान 3 मिशन में भी काउंटडाउन इन्हीं के द्वारा किया गया था। आपको बता दें इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है रिसैट 1, इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये रही हैं 2015 में। अब्दुल कलाम अवार्ड की फर्स्ट रेसिपिएंट भी ये रही है। और ऑब्वियसली साथ में देख लेते हैं अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन, ऑथर एंड बिजनेसमैन जेम्स विलियम बफेट, इनका हाल ही में 76 की एज में निधन हो गया है। इनके जो रिकॉर्ड सॉन्ग हैं उनको द बिग 8 के नाम से जाना जाता है। पीलो रिपोर्टर जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर है, इनका हाल ही में 84 की एज में निधन हो गया। वेटरन तमिल एक्टर एंड कॉमेडियन आर.एस. शिवाजी, इनका 66 की एज में निधन हो गया है। इंग्लिश पोइट जयंता महापात्रा, इनका हाल ही में 95 की एज में निधन हो गया। 1981 में ये फर्स्ट एवर इंग्लिश राइटर बनी जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता। साल 2009 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आपको जानना चाहिए बीजू जनता दल बीजेटी के सूर्य नारायण पात्रो, जो कि उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, इनका हाल ही में 75 की एज में निधन हो गया। वाई इज सेप्टेम्बर 5 सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया? भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको जानना चाहिए हर साल भारत में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। इनका जो जन्म है ये 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ये भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये बात है 1962 की, जब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, तभी से इनका बर्थडे जो है टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो तारीख तो सेम है 5, लेकिन महीना अलग है। हमारे यहाँ जो टीचर्स डे मनता है 5 सितंबर को और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। वहीं आपको जानना चाहिए 5 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है। साल 2012 में हंगरी जो कंट्री है इसके द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाए। और ये क्यों मनाया जाता है? मदर टेरेसा जो है इनकी जो है डेथ एनिवर्सरी के मौके पर। विच एयरलाइंस फाउंडर नरेश गोयल वॉज रिसेंटली अरेस्टेड इन 538 करोड़ रुपीज़ बैंक फ्रॉड केस? हाल ही में किस एयरलाइन के संस्थापक नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जेट एयरवेज। आपको जानना चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हाल ही में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल इनको अरेस्ट कर लिया है। इनके ऊपर कैनरा बैंक से जो क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त की गई इस एयरलाइन को, उसमें से 568 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। बैंक ने कहा है कि हमने 848 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी एयरलाइन को दी थी, उसमें से 538 करोड़ रुपए जो है अब तक वापस नहीं आया है। और ये पैसा जो है नरेश गोयल ने अपनी और जो शेल कंपनीज हैं उनमें डाइवर्ट कर दिया, या फिर अपने रिश्तेदारों की जो कंपनीज़ हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह पर लगा दिए। तो अलग अलग जगह पर उसे इन्होंने लगाए हैं, तो अनियमितता पाई गई है। अच्छा, ये भी कैसा टाइम होता है? अब देखिए हर इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती, किस्मत या मेहनत कि इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, है ना। चाहे ये हो, चाहे स्टेट के आप चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर बनना कितनी बड़ा अपने में एक किस्मत समझ सकते हैं आप कि इतने लोगों में आप चीफ मिनिस्टर बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या फिर किसी एजेंसी के आप जो है डायरेक्टर बने हैं, है ना। फिर वहाँ से अगर आप के ऊपर कोई आरोप लग जाए, आपने कोई करप्शन कर दिया, या फिर आपको 5 साल के लिए चुना गया, उसमें भी आप अच्छा काम नहीं कर पाए, तो क्या है? कुछ भी नहीं है ना। आपने इतना अच्छा मौका वेस्ट कर दिया। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचते हैं ये हर किसी के बस का नहीं होता। ठीक है, इसको एज अ आप गॉड गिफ्ट की तरह अगर लेंगे ये लोग, तो इस तरह की जो है अनियमितता नहीं होती। कभी कभी आप पॉलिटिशियन को देखिए, पकड़े जाते हैं जो है कोई करप्शन में, कोई किसी में, तो हर किसी के बस की बात नहीं है इतना ऊपर पहुंचना। लेकिन बात वही है कि आदमी जुर्म यही सोच के करता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब आप रेप के केसेस देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर डर हो कि अगर मैंने रेप किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे जो है इंसिडेंट्स हो ही ना,
है ना। हमेशा आदमी गलत काम यही सोचकर करता है कि मैं भाग जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पकड़ा जाता ही है जब कोई जुर्म करता है तो। खैर चलिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उमेश रेवांकर। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जो कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है फॉर एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs, इन्होंने उमेश रेवांकर को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वहीं कमलेश गांधी ये को चेयरमैन बनाए गए हैं। व्हेन इज द तिब्बतन डेमोक्रेसी डे ऑब्जर्व्ड? तिब्बती लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, September 2। आपको जानना चाहिए तिब्बतन डेमोक्रेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। धर्मशाला में जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है, इनकी स्थापना के मौके पर। आपको बता दें ये जो डे है ये सिग्निफाई करता है जो तिब्बतन डेमोक्रेसी है उसके इस्टेब्लिशमेंट को। 1960 में जो है फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल ने शपथ ली थी। 1959 में जो तिब्बतीज हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CTA ये धर्मशाला में है और लगभग 1 लाख तिब्बतन रिफ्यूजीज़ को ग्लोबली मैनेज करती है। 1975 में काशा जो कि इस सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की अपेक्स बॉडी है, इन्होंने 2 सितंबर को तिब्बतन डेमोक्रेसी डे मनाने का जो है ऐलान किया था। आपको बता दें जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है हालांकि कोई कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना ही भारत करता है। हाल ही में मैपिंग तिब्बत इस तरह का एक एग्जीबिशन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। एक और डे देखते हैं, स्काई स्क्रैपर डे। ये हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रहा है गो ऑन एंड ट्राई टू टीयर मी डाउन, आई विल बी राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। आपको बता दें लुइस H. सुलिवन इन्हें फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन इटालियन GP 2023? किस फॉर्मूला 1 रेसर ने इटालियन GP 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। जानेगा, मैक्स वर्स्टैपन ने अपना लगातार 10वीं जीत हासिल की है। इटालियन ग्रां प्री इन्होंने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन की अगर हम बात करते हैं तो इस साल इन्होंने ये सभी रेसेस जीती हैं। डच GP, बेल्जियन GP, हंगेरियन GP, ब्रिटिश GP, ऑस्ट्रियन GP, कैनेडियन GP, स्पेनिश GP, मोनाको GP, मियामी GP, ऑस्ट्रेलियन GP एंड बहरीन GP। विच स्टेट लॉन्च्ड गृहलक्ष्मी स्कीम? गृहलक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में मैसूर में गृहलक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत फैमिली की जो महिला हेड है उसको 2000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 17,500 करोड़ रुपए भी जो है अलग से जो है आवंटित किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। आपको बता दें इलेक्शन से पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5 स्कीम्स जो हैं प्रपोज की थी। इनमें से शक्ति, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और गृहलक्ष्मी इनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और 5वीं है युवा निधि। साथ ही 2023-24 का जो बजट है कर्नाटक गवर्नमेंट का, इन्होंने इसमें अनाउंस किया है कि हम कुशीनामाने यानी क्रेचेस इनको सेटअप करेंगे 4000 ग्राम पंचायत में फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। What organization has been granted the deemed to be university status by the Ministry of Higher Education? उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संगठन को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, NCERT। आपको जानना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। आपको बता दें जो इंस्टीट्यूशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस जिन्हें प्राप्त होता है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह ही एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस जो है उनके पास आ जाते हैं। अब NCERT जो है अपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल डिग्रीज दे पाएगा। साथ ही UGC पे अप्लाई भी कर सकता है यदि ये कोई न्यू इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं किसी कोर्स के लिए, ठीक है, तो अपना इंस्टीट्यूशन ये सेटअप कर सकता है NCERT। आप जानते हैं NCERT के बारे में 1961 में सोसाइटी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी और स्कूल एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, असिस्ट करता है। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर टू फीचर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डैनियल मैके।
देखिए डेनियल मैकगे ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर बनने वाली है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलती हुई नजर आएंगी। इनका जो नाम है ये कनाडा की स्क्वाड में शामिल किया गया है फॉर वीमेंस T20 अमेरिकाज क्वालिफायर। आपको बता दें कोई मेल यदि फीमेल में ट्रांजिशन करता है तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको वो की मेज़र होता है, उसको देखा जाता है कि वो जो है 5 नैनोमोल पर लीटर से कम होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 12 मंथ के लिए, तभी उसको अलाउ किया जाता है खेलने के लिए एज अ ट्रांसजेंडर। क्योंकि आप अगर जो है महिला टीम में खेल रहे हैं एज अ ट्रांसजेंडर लेकिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, तो वो एक तरह का पार्शलिटी हो जाती है। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ देखेंगे। ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स ये फर्स्ट क्रिकेट टीम बन गई है कैरिबियन प्रीमियर लीग की जिसे रेड कार्ड हाल ही में मिला है। इनके जो कैप्टन है सुनील नारायण, इन्हें पेनल्टी लगाई गई है टीम के स्लो ओवर रेट के कारण। हाउ मच ग्रांट असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री टू स्टार्टअप्स इन द टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। वस्त्र मंत्रालय द्वारा तकनीकी टेक्सटाइल क्षेत्र में स्टार्टअप को कितनी अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, अप टू 50 लाख रुपीज़। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है इन्होंने एक स्टार्टअप गाइडलाइंस को अप्रूव किया है जिसके तहत 18 महीने के लिए 50 लाख रुपए तक की जो है ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाएगी इस सेक्टर में। तो एक गाइडलाइंस का नाम है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी कि ग्रेट गाइडलाइंस। These guidelines focus on supporting individuals and companies to translate prototype to technologies and products, including commercialization। तो जो भी प्रोटोटाइप बनाए गए हैं कंपनीज के द्वारा अब उन्हें आप जो है रियलिटी में बदलिए, उसके लिए हम आपको सहायता देंगे। Under the GREAT scheme, the government wants the research which has already been conducted and some prototypes have been developed to be made commercial. Which typhoon made landfall in China's Guangdong and Hong Kong? किस टाइफून ने चीन के ग्वांगडोंग और हांगकांग में दस्तक दी? सही आंसर ऑप्शन सी है, सौला। देखिए टाइफून सौला ये हाल ही में चाइनीज़ प्रोविंस ऑफ ग्वांगडोंग और शेंजिंग, हांगकांग, मकाऊ यहाँ पर जो है इसने दस्तक दी है, काफ़ी मात्रा में तबाही भी मचाई है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हाईकुई ये चाइना के जेसियांग प्रोविंस में जो है आने वाला है। कुछ और देख लेते हैं जो स्टॉर्म आए हैं। एक हरिकेन इडालिया ये काफ़ी चर्चा में, यूनाइटेड स्टेट्स में भारी तबाही इसने मचाई है खास करके नदर्न फ्लोरिडा में। और हरिकेन फ्रैंकलिन ये ग्रेट एंटिल्स जो कि कैरिबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनकी ग्रुपिंग है, और बरमुडा नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ पर इसने तबाही मचाई है। और तीसरा है टाइफून लान ये जापान में आया था। तो ये 5 जो मैंने आपको बताए ट्रॉपिकल स्टॉर्म ये सब हरिकेन वगैरह, इनमें से एक आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो याद रखिएगा इन्हें। व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द अप्रैल टू जून पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर 24? फिजिकल 24 की अप्रैल टू जून अवधि में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7.8%। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 7.8% से ग्रो की है अप्रैल से जून का जो पीरियड रहा फिजिकल 24 का इस क्वार्टर में, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा है उसमें बताया गया है। जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था उसमें जीडीपी हमारी 6.1% से ग्रो की थी, और अब अप्रैल से जून के क्वार्टर में 7.8% से ग्रो की है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फोरकास्ट की थी वो 8% ही की थी, ठीक है, लेकिन हुआ कितना है 7.8%, ठीक है, तो उससे तो कम है, आरबीआई के जो फोरकास्ट है उससे कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% से ग्रो किया है इस अप्रैल से जून के क्वार्टर में, जबकि एक साल पहले अप्रैल से जून के क्वार्टर में 2.4 से ग्रो किया था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसकी ग्रोथ में जो है टिप देखने के लिए मिला है, 6.1% से जो है 4.7% इस बार ये रही है। कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इसमें वृद्धि देखने को मिली है 8% की जुलाई के महीने में। इन विच मंथ इन 2023 हैज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई क्रॉस्ड 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम? 2023 में किस महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पहली बार
10 बिलियन लेन देन को पार किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है अगस्त। देखिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इसने 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है पहली बार इस अगस्त के महीने में, ऐसा बताया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। तो टोटल नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो रहे हैं अगस्त के महीने में ये 10.58 बिलियन रहे हैं। टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी रही? 15.76 लाख करोड़ रुपीज़ की, अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं। जुलाई में यूपीआई ने 9.96 बिलियन ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए थे और वैल्यू रही थी इनकी 15.34 लाख करोड़ रुपीज़। आपको बता दें पीडब्ल्यूसी इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं ये 1 बिलियन पर डे हो सकते हैं बाय 2026-27। व्हाट इज द टोटल जीएसटी कलेक्शन फॉर अगस्त 2023? अगस्त 2023 के लिए कुल जीएसटी संग्रह कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1.59 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए इंडिया का जो ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू है ये 10.76% से ग्रो किया है अगस्त के महीने में, हालांकि पिछले 3 महीने से में जो है ये लोवेस्ट है। और कितनी वैल्यू है इसकी? 1,59,069 करोड़ रुपए। आपको इसमें जानना चाहिए सेंट्रल जीएसटी 28,328 करोड़ है, स्टेट जीएसटी 35,794 करोड़ है, इंटीग्रेटेड जीएसटी 83,251 करोड़ है, सेस 11,695 करोड़ है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया है, हाईएस्ट जीएसटी 23,282 करोड़। उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर तीसरे नंबर पर गुजरात है। आपको जानना चाहिए कि इस साल अप्रैल के महीने में हाईएस्ट एवर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था 1.87 ट्रिलियन रुपीज़ का। उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट जुलाई में रहा। नेम द इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट हु हैज़ वॉन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। किस भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है रवि कन्नन आर। देखिए असम बेस्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब वो डॉक्टर जो कैंसर को ट्रीट करता है, ठीक है, और ये डायरेक्टर भी है कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया है फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन आसाम थ्रू हिज पीपल सेंटर्ड एंड प्रो पुअर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आसाम में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें ही पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रेमन मैग्सेसे उनके नाम पर रखा गया है, और गवर्नेंस, करेजियस सर्विस टू द पीपल एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म विद इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन सभी मामलों में ये दिया जाता है। अप्रैल 1957 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड फंड है। आपको बता दें इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है। कौन कौन विनर्स हैं? केवल इन्हें ही नहीं मिला है, और कोई भी मिला है, देख लेते हैं कौन कौन है। डॉक्टर रवि कन्नन आर इंडिया से हो गए, कोरबी राक्षंत बांग्लादेश से हो गए, यूजिनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते से हो गए, मिरियम कोरेनल फेरर ये फिलीपींस से हो गए। तो इन 4 लोगों को ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच INS पार्टिसिपेटेड इन सेलिब्रेशन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर? INS कूलिश। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर? इंडिया। India's first unmanned aerial system command testing center to be established in which state? Answer is Sriperumbudur in Tamil Nadu. Project Devika aims to rejuvenate Devika River in Udhampur, Jammu and Kashmir. It is North India's first river rejuvenation project. The Indian government is initiating which scheme aiming to provide skill development training to 2 crore women to encourage them to establish micro enterprises through self-help groups and enabling them to earn at least ₹1 lakh annually? Answer is Lakhpati Didi. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज क्रिप्टोवर्स? US टू डिलीवर अब्राम्स टैंक्स टू विच कंट्री? कोट एली मोबाइल ऐप रिलेटेड टू विच नॉन फूड क्रॉप? विच कंट्री हैज़ बैन्ड मीडिया फ्रॉम यूजिंग टर्म होमोसेक्सुअलिटी? गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेंडेड PM उज्ज्वला योजना विद lakh new connections? Which PSU has started a trial run of a hydrogen bus and setting up a हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सोलर प्लांट इन ले? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।